हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के जैव प्रक्रम में वहन पढ़ेंगे। हम इससे पहले जो अपना जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने श्वसन के बारे में और पाचन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि वहन क्या होता है। पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। हम आपको जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारा भोजन होता है उससे हमें ऊर्जा मिलती है, और ये जो हमारे भोजन के जो आवश्यक तत्व होते हैं जो हमारी सारी कोशिका में पहुंचने होते हैं, या फिर जो ऑक्सीजन होता है वो किसके माध्यम से जाता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है और सारी कोशिकाओं तक पहुंचता है। कक्षा 9 में हमने सीखा कि रुधिर एक सरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। जो तरल भाग होता है रुधिर का उसे प्लाज्मा कहते हैं। उसके अलावा रुधिर में जो होती है कोशिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल, जिसको हमने आपको बताया था कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन अपने साथ कैरी करता है। हमने बताया, हमने एनीमिया के बारे में आपको बताया था। और इसके अंदर रुधिर के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, ये सब चीज़ें रुधिर के अंदर होती है। लेकिन जो तरल भाग होता है उसका, उसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कोशिकाएं ले जाती हैं। बहुत से तो लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन जो होता है वो लेकर जाता है। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नालियों के एक परिपथ की आवश्यकता होती है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके। यानी कि हमें एक पंप चाहिए होता है जिसके माध्यम से वो जो रुधिर होता है वो शरीर के सारे अंगों तक, सारी कोशिकाओं तक जा सके। और क्या चाहिए होती है? नालियाँ चाहिए होती हैं ताकि वो हर जगह पहुंच सके, तथा एक तंत्र जो कि ये सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट हो जाती है तो उसकी मरम्मत हो सके। तो हमारा पंप क्या है? हमारा पंप है हृदय। देखिए यहाँ पे हृदय का जो है आपको डायग्राम बना हुआ है। सबसे पहले हम आपको इजीली ये समझा देते हैं कि जो हृदय होता है वो, इसके हम इजी डायग्राम बना के समझेंगे। 4 चैम्बर होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। 4 चैम्बर होते हैं रुधिर के। 2 को बोलते हैं, ऊपर वालों को बोलते हैं आर्टरिया यानी आलिंद, तो दायां आलिंद और बायां आलिंद। फिर नीचे होता है, इसको आर्ट्रियम बोलते हैं, आर्टियम। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल को बोलते हैं निलय, आलिंद और निलय। तो 4 भाग होते हैं। 4 भागों में से मीन्स 4 चैम्बर होते हैं हमारे हृदय के। तो इसमें क्या होता है, मिनट हम आपको एक इजी डायग्राम बना के समझाते हैं। ठीक है, ये हमारा 4 चैम्बर हो गया। तो राइट एट्रियम में क्या होता है कि पूरे शरीर से जो हमारा रक्त होता है पूरे शरीर से क्या करता है, आता है दाएं आलिंद में। तो कैसा आएगा? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ से आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ब्लू से दर्शा रहे हैं, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो नहीं है। ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये शरीर के बाकी भागों से आ रहा है और वहाँ से ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो गया है, ऑक्सीजन का उपयोग हो गया है, तो उस रक्त में ऑक्सीजन नहीं है।
तो दाएं आलिंद में क्या होता है कि ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रहित ब्लड आता है। उसके बाद ये यहाँ से दाएं आलिंद से जाता है दाएं निलय में, यहाँ पे दाएं निलय में आ गया, और फिर यहाँ दाएं निलय से क्या कहाँ जाता है, चला जाता है ये लंग्स में यानी फेफड़ों में, ये फेफड़ों में फिर चला जाता है। फेफड़ों में जाके क्या होता है, फेफड़ों में जाता है तो वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजन रहित ब्लड जो है, उसमें ऑक्सीजन का मिल जाता है, तो ये ब्लड बन जाता है ऑक्सीजन सहित ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किधर, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आएगा बाएं आलिंद में यानी कि लेफ्ट आर्टरियम में, इधर, और बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाएगा, और बाएं निलय में जाने के बाद ये आर्टरी, शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी होती है महाधमनी, उससे होते हुए पूरे शरीर में चला जाएगा। हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है, अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है, जो कि हमने आपको पूरा बता दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर यानी कि क्या होता है कि जिस ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है और ऑक्सीजन कम होता है तो वो कहाँ जाता है, फुफ्फुस में जाता है, यानी पल्मोनरी, ये जाता है पल्मोनरी से होते हुए, ब्लड वेसल होते हुए, पल्मोनरी वो होती है जो लंग्स में जाती है, फेफड़ों में जाती है, फुफ्फुस ये फेफड़ों में जाती है, फुफ्फुस धमनी। देखिए पूरे शरीर में क्या होता है कि धमनी और शिरा में क्या फ़र्क है। चलिए ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आपको ये बताना है, लिख के भेजना है कि धमनी और शिरा में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कहाँ से, फुफ्फुस धमनियों के से जाता है और फिर फुफ्फुस शिराओं से वापस आता है। फुफ्फुस धमनी से कहाँ जाता है, ये लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसका निकल जाता है फेफड़ों में और ऑक्सीजन मिल जाता है, फिर ये आता है फुफ्फुस शिरा से किधर आ जाता है, अभी हमने आपको बताया कि दाईं तरफ आ जाता है, यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से ये देखिए महाधमनी से पूरे शरीर में चला जाएगा। अब देखिए हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाएं आलिंद आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां आलिंद शिथिल रहता है। जब भी किसी भी कोष्ठ में जिसमें ब्लड आएगा वो रिलैक्स रहेगा, शिथिल रहेगा, लेकिन जब उससे ब्लड जाएगा तो क्या हो जाएगा कि सिकुड़ जाएगा और उससे वापस जब सिकुड़ेगा तो जाहिर सी बात है जो भी चीज़ सिकुड़ती है उसके अंदर प्रेशर बनता है और जो चीज़ उसके अंदर रहती है वो बाहर जाने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले फिर से एक बार हम इस डायग्राम से देख लेते हैं इजी तरीके से। क्या होता है, हमारे शरीर के दाएं आलिंद की तरफ महाशिरा, दो महाशिरा आती है, एक शरीर के निचले भाग से, एक शरीर के ऊपरी भाग से, दोनों महाशिराएं आती हैं। यहाँ से वो ब्लड आता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि अशुद्ध खून आता है, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा कम है, वो आता है दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से होते हुए ये जाता है दाएं निलय में, दाएं तरफ से दाएं निलय में जाएगा ये, फिर दाएं निलय में ये दाएं निलय से ये चला जाता है फुफ्फुस धमनियों से फेफड़ों में। फेफड़ों में जब ये जाता है खून तो इस खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फेफड़े ले लेते हैं और इसे ऑक्सीजन दे देते हैं। अब ये जो रक्त हो गया वो हो गया ऑक्सीजन जिसमें प्रचुर मात्रा में है। अब ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो आएगा बाएं आलिंद में फुफ्फुस शिराओं से, बाएं आलिंद से जाएगा बाएं निलय में और बाएं निलय से महाधमनी से पूरे शरीर में फैल जाएगा।
फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित, वही जो हम कह रहे थे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, रुधिर को मिलने से रोकने में सहायक होता है। देखिए दाएं तरफ क्या होता है, दाएं तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और बाईं तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। यानी दाईं तरफ जो खून रहता है, हृदय के दाईं तरफ जो खून रहता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहती है, कम रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये बहुत लाभदायक है। यानी कि ऑक्सीजन की वजह से भी शरीर का तापक्रम भी मेंटेन रहता है। जल, स्थलचर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठी हृदय होता है और ये ऑक्सीजनित तथा भी ऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है जहाँ वो ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। दूसरी ओर अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में 2 बार हृदय में जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अब देखेंगे क्या है रक्तदाब। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर। हम सब लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर जो रुधिर की जो मीन्स जो नलिका होती है उसमें जो रुधिर दबाव डालता है, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। हमने बहुत सुना होगा कि इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो जिनमें रुधिर ज़्यादा दबाव डालता है उनका जो होता है ये हाइपरटेंशन इसको बोलते हैं। अगर बीपी हाई होता है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। और या फिर बीपी लो हो जाता है। अगर किसी को डायरिया या वॉमिटिंग लगातार होती रहती है तो क्या होता है कि रुधिर का जो वॉल्यूम होता है, ब्लड का वॉल्यूम वो कम हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। जो सामान्य ब्लड प्रेशर है यानी सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm Hg यानी पारा और अनुशिथिलीन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। यानी कि जब जो हृदय होता है हमारा लगातार सिकुड़ता और फैलता रहता है। जब सिकुड़ेगा तो 120 mm और जब रिलैक्स रहता है तो 80 mm होता है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि कैसे हम लेते हैं, जिससे हम लोग बीपी नापते हैं उससे बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। तो स्फिग्नोमैनोमीटर का जो कफ होता है वो इस पे हाथ पे बांधते हैं और इसके बाद 120 से ऊपर हम इसको पंप कर देते हैं। ये जो यहाँ पे पंप बना है इसको हम दबाते जाते हैं तो इसमें यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे धमनी अब बंद हो गई। उसके बाद फिर हम स्टेथोस्कोप लगाते हैं। फिर जब ये 120 से नीचे आता है तो देखिए फिर उसके बाद सुनाई देने लगता है और जब 80 से नीचे आएगा तो फिर ध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो जितनी दूर में जब स्टेथोस्कोप लगा के देखते हैं जिसके शरीर का जितना तो होता है वो दाब, उतनी ही दूर में हमें ये ध्वनि सुनाई देगी। इस तरह से हम जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेज़र करते हैं। नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। देखिए रुधिर हमने पूछा था आपसे, देखिए आप इसको देख लीजिए एक बार। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनी और शिरा का डिफरेंस पूछा था। तो धमनी इसे कहते हैं जो हृदय से क्या करती हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त ले जाती हैं। तो कौन सा रक्त ले जाती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन हो। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है। क्यों मोटी तथा लचीली होती है? क्योंकि जब हार्ट हमारा पंप करता है तो उसमें दाब ज़्यादा होता है और उसको पूरे शरीर तक पहुंचना होता है। इसलिए जो धमनी की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। और शिरा क्या करती है? शिरा विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। अब देखिए पूरे शरीर में तो ऐसा होता है कि धमनी से
जो रक्त होता है वो हृदय से निकल के जाता है और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो शिरा होती है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हृदय को वापस। लेकिन फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी में इसका जस्ट अपोजिट है। हमने अभी देखा, वापस हम अपने डायग्राम पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा हमेशा कि पूरे शरीर में धमनी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर को जाता है, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा होती है इसमें इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें देखिए फुफ्फुस धमनी से जो रक्त जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है। ये तो सही है कि शरीर से हृदय से जा रहा है, लेकिन हर जगह ऐसा होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय से जाता है, लेकिन यहाँ पे फुफ्फुस धमनियाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं लंग्स को के पास, फेफड़ों के पास। क्या करने के लिए कि इसका कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से निकल के फेफड़ों में चला जाए और ऑक्सीजन जो होते हैं फेफड़े दे दें, ताकि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फुफ्फुस शिरा से बाएं आलिंद में आ जाए। अब आइए हम वापस आते हैं। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। यानी जब किसी अंग या ऊतक तक पहुंचती धमनियाँ तो छोटे छोटे वाहिकाओं में विभाजित की जाती है। इसको कैपिलरी कहते हैं, हम लोग इंग्लिश में कैपिलरीज बोलते हैं, जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इसी पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। कोशिकाएं तब आपस में मिलकर शिरा बनाती हैं और रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं। प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए, क्या होता है कि अगर हमारी रुधिर नलिकाओं में कोई चोट लग जाए या ऐसा हो जाए कि उससे रिसना प्रारंभ हो जाए, उस स्थिति पर विचार कीजिए जब हम घायल हो जाए और रक्तस्राव होने लगे, यानी कि ब्लड वेसल कहीं इंजर्ड हो गई, ब्लड निकलने लगा, तो क्या होता है ऐसा। तो प्लेटलेट्स क्या करती है कि प्लेटलेट्स कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर होती है, रुधिर में होती हैं। तो ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, उसको उस जगह पर आपस में आकर चिपक जाती हैं ताकि जो रक्तस्राव हो रहा है वो कम हो सके। ये रुधिर का थक्का बनाने में मदद करती है प्लेटलेट्स। अगर किसी के शरीर में प्लेटलेट्स कम हो गई है और उसे चोट लग जाए तो खून रुकने में ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थक्का नहीं बन पाएगा। लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। इसे लसिका या ऊतक तरल कहते हैं। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं। यानी कोशिका के बीच में भी कुछ जो ये लसिका होती आ जाती है तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। ये रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन ये रंगहीन, इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाता है और अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। यानी क्या करती है कि जो लसिका होती है, इसको बोलते हैं लिम्फेटिक्स। ये क्या होती है कि इसका भी पूरा चैनल पूरे बॉडी में बना होता है और फिर ये कहाँ जाके खुलती है, वाहिका लसिका, जो बड़ी लसिका वाहिका होती है वो कहाँ खुलती है, बड़ी शिरा में खुलती है। पचा हुआ तथा शुद्धांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाती है। अब है पादपों में परिवहन। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस तरह CO2 सरीखे सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। ये हमें पहले से पता है, हम बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। यानी कि जो कच्ची सामग्री होती है वो अलग से प्राप्त की जाती है इस पादप शरीर के निर्माण के लिए। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है। यानी जो भी इसको चीज़ की आवश्यकता होती है कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से मिल जाती है इसको। इसीलिए हम देखते हैं कि जो अच्छी मिट्टी होती है
या फिर मिट्टी में खाद वगैरह डाले जाते हैं ताकि जो भोजन के लिए पौधों में जो भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो पौधों को ईजिली मिल जाए। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहती है। अब पत्तियां तो संपर्क में नहीं रहती हैं मिट्टी के, तो जड़ के माध्यम से यानी जड़ संपर्क में रहती है, तो जड़ से ये जाती हैं। इसलिए मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है, तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तृत हो सकती है। यानी कि अगर सब करीब है तो सारे से होगी, वरना फिर जड़ से होगी। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती हैं तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। यानी कि सिर्फ डिफ्यूजन से विसरण से नहीं जाएगा, तब इसके लिए भी एक परिवहन तंत्र चाहिए होगा। तो हमारा क्या होता है कि हमारे जो ऐसे पेड़ पौधे जो कि बड़े होते हैं या फिर विशाल होते हैं जिनमें बहुत सारी डाल है, बहुत सारे पत्तियां हैं, तो इसमें क्या होता है, अगर छोटा पौधा है तो उससे विसरण यानी डिफ्यूजन से ही चला जाएगा, उसमें किसी परिसरण तंत्र की ज़रूरत नहीं होगी परिवहन की। लेकिन अगर हमारा जो पेड़ है बहुत ही बड़ा है तो उसमें क्या होगा, परिवहन तंत्र की ज़रूरत होगी कि एक माध्यम बना हो जिससे जो भी चीज़ें हो वो आसानी से पौधों के सभी पत्तियों में सभी भागों में पहुंच सके। तो अब क्या होता है, पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित है। यानी कि जो बड़े पेड़ होते हैं उसमें भी दो नलिकाएं होती, एक जाइलम है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करेगा। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं। अब जाइलम क्या करता है, मिट्टी से जल और खनिज लवणों को ले जाएगा, और फ्लोएम जो है पत्तियों से जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं ये विभिन्न भागों तक ले जाएगा। यानी कि जाइलम क्या करेगा, कच्ची सामग्री पहुँचाएगा, और फ्लोएम जो है वो रिजल्ट जो मिला है हमें प्रकाश संश्लेषण का उससे हर जगह ये जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी लेकर जाएगा। अब जो हम अपनी नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें पढ़ेंगे जल का परिवहन, उसके बाद उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, और फिर ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।